हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मैं आशा करता हूँ कि आप अपने गंतव्य स्थल पर सुरक्षित होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, समय का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। हमें अपने आप को समय के अनुसार ढालना चाहिए। आप इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने समय को पहचाना है वो ऊंचाइयों को छू जाते, और जिसने समय को नहीं पहचाना वो गर्त की ओर चले गए। इसलिए आपके पास में समय है और उस समय का आप सदुपयोग करें। पढ़ने के लिए जो टॉपिक आपके 12th के हैं, बुक्स आपके पास होगी। वैसे ऑनलाइन जैसे जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उस पर आप फोकस करें। प्लस इसके साथ साथ में आप अदर सब्जेक्ट की भी जैसे आप साथ साथ में तैयारी करें, और एक बड़ा लक्ष्य लें 12th के लिए कि 12th के जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में हमें 90+ जाना। आप देखते हैं कि वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग है। जब तक आप किसी भी विषय का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप ऊंचाइयों की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। तो आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य के अनुसार चलने का प्रयास करें, समय का सदुपयोग करें, नोट्स बनाएं, कॉपी रखें साथ में और उन्हें रिटर्न करने का काम करते हैं, ताकि पढ़ने के साथ साथ में जब किसी चीज़ को उतारते हैं, पढ़ा हुआ कुछ समय के लिए हमारे माइंड से निकल जाता है, लेकिन लिखी हुई चीज़ें वो नहीं निकलती, उससे हम दोबारा उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज मैं तुम्हें तीसरी यूनिट के क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब तीसरे चैप्टर के जो क्वेश्चन है उन्हें नोट करें और समझते भी जाएं। तीसरा यूनिट आपका है विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि। पाठ 3, विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण एवं वृद्धि। तीसरा यूनिट है और तीसरे यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं वो है कि विश्व जनसंख्या के असमान वितरण प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। विश्व जनसंख्या वितरण के विश्व जनसंख्या वितरण के असमान प्रतिरूप को स्पष्ट कीजिए। यहाँ आपको पढ़ना, ध्यान देना है, विश्व जनसंख्या के बारे में और वितरण के बारे में पूछा जा रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या का जो वितरण प्रतिरूप है वो क्या है, असमान है। तो अब आपको पता स्वाभाविक है कि विश्व की जनसंख्या सभी जगह समान रूप से नहीं पाई जाती, चाहे विश्व के संदर्भ में देख लो, भारत के संदर्भ में देख लो, हमारे राजस्थान राज्य के संदर्भ में देख लो या जिले के संदर्भ में देख लो, जनसंख्या सभी जगह समान नहीं पाई जाती। तो अब आप किन बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त करेंगे कि जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप है वो असमान है? क्लियर हो रहा? भाई जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। तो जैसे पहला बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा, विश्व जनसंख्या का वितरण जो असमान है उसका उत्तर, यानी उत्तर किस तरीके से लिखेंगे आप, तो उत्तर में से पहला जो बिंदु आता है उसमें आप बता सकते हैं कि 90% भूभाग पर, 90% भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या रहती है, जबकि 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके? ये जनसंख्या वितरण के असमान प्रतिरूप को बता रहा है कि 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या रहती है, जबकि 10% भूभाग पर
90% जनसंख्या रहती है, अर्थात जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, असमान है। ठीक है। दूसरा है 2/3 जनसंख्या। दूसरा बिंदु है कि 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है। यानी 2/3 जनसंख्या वो कहाँ निवास करती है, मात्र 14% भूभाग पर निवास करते हैं। तीसरा बिंदु, विश्व की 3/4 जनसंख्या 2 महाद्वीपों में, 3/4 जनसंख्या 2 महाद्वीपों एशिया और यूरोप इसमें निवास करती है। यानी लगभग 75% जो जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप में निवास करती है, और अकेले एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। इट मीन्स जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है, यानी वितरण प्रतिरूप समान नहीं है। चौथा बिंदु, विश्व की 80% जनसंख्या 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करती है। 4 बिंदु आपको क्लियर करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सपोज दैट बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो भी आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं भाई कितनी जनसंख्या, तो ये जनसंख्या वितरण का क्या है, असमान प्रतिरूप है। विश्व की 85% जनसंख्या 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में, और 15% जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो 85% जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो ये बिंदु है जो जनसंख्या वितरण के असमान प्रतिरूप को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला ही क्वेश्चन जानते हैं, मान लो समझ में आ गया होगा कि विश्व जनसंख्या वितरण का असमान प्रतिरूप कैसे है और उसे किस तरीके से आप देखेंगे। तो आपको पॉइंट्स इसके मूल प्रश्न को समझना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा है, विश्व को कितने भागों में बांटा। तो ये चीज आपके सामने आ रही है, वितरण का शाब्दिक अर्थ फैलाव, अर्थात भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार फैली हुई है। तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा, तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा है। ये बड़ा क्वेश्चन आएगा आपका। तो पहला, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरा, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र। और चौथा, अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। मैंने आपको ये चैप्टर समझाया, तभी आपकी इसको डिटेल बताई थी कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया, सघन, सामान्य, विरल और अति न्यून। अब आप इसमें से देखिए कि जैसे जो अति न्यून और सघन, ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं। अब आप देखते हैं कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो उसको मैंने आपको बता दिया कि इसके 3 महामानव समूहों जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया।
दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप और तीसरा उत्तरी पूर्वी अमेरिका। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा है। पहला सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, जहाँ जनसंख्या हॉटस्पॉट कह सकते हैं जिसे, जहाँ जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अब आप देखते हैं कि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसको कृषि संस्कृति कहते हैं, कृषि संस्कृति कहते हैं। अब कृषि संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि एशिया में कृषि सबसे ज्यादा होती है। ये दोनों जो क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका, इसको औद्योगिक संस्कृति कहते हैं, औद्योगिक संस्कृति। आप देखते हैं कि उद्योग सबसे ज्यादा है और यहाँ कृषि कार्य सबसे ज्यादा, तो जनसंख्या का घनत्व भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, वितरण सबसे ज्यादा है। तो ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र थे, ठीक है। दूसरा जैसे सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि जहाँ भौगोलिक परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं होते हुए भी वहाँ खनिज संसाधनों की उपलब्धता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था दक्षिणी अमेरिका, एंडीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका, इसमें एंडीज पर्वत में चिली, चुकार्ड और कामरा, ये तांबे की खाने हैं, इसलिए तांबा सबसे ज्यादा निकाला जाता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा, अमेरिका में यूरेनियम नगर, यूरेनियम नगर या यूरेनियम शहर, जहाँ यूरेनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यूरेनियम निकाला जाता है। इसकी अधिकता के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो ये सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र है कि जहाँ भौगोलिक परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं है, फिर भी यहाँ आप देखते हैं कि खनिज संसाधन है और इस खनिज संसाधनों की अधिकता के कारण यहाँ जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। भारत से अगर हम उदाहरण दें तो भारत में मैं आपको बताऊंगा छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पठारी क्षेत्र है लेकिन जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहाँ खनिज संसाधन उपलब्ध है और लोगों को वहाँ पर क्या मिल जाता है? रोजगार मिल जाता है। फिर तीसरा जैसे जो बिंदु है वो आपका विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो लगभग 70% जो भूभाग है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में आता है, जहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो जितने भी महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों के मरुस्थलीय क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है। और अति न्यून वाला जो क्षेत्र है इसमें आप शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बहुत कम पाया जाता है, नहीं के बराबर। अति न्यून का मतलब 1% से भी कम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। तो ये जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। सघन जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, विरल और अति न्यून। नेक्स्ट जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, अगला प्रश्न, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है। इसमें भौतिक और आर्थिक 2 कारक होते हैं और दोनों कारकों की डिटेल पूछी जा सकती है। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। पहला कारक है भौतिक कारक, भौतिक कारक, और दूसरा है इसमें आर्थिक कारक।
अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, भौतिक कारक पूछा जाता है आपसे, तो आप भौतिक कारकों के बारे में लिखेंगे। आर्थिक कारक पूछे जाते हैं तो आप आर्थिक कारकों के बारे में ही लिखेंगे। भौतिक कारक में आपको पता है भौतिक कारक 4 है। पहला स्थलाकृति, दूसरा जलवायु, तीसरा जल की उपलब्धता और चौथा मृदा। ये भौतिक कारक है। भौतिक शब्द आते हैं आपके दिमाग में नेचुरल, प्राकृतिक वातावरण की ओर ध्यान जाना चाहिए आपका भी। स्थलाकृति, जलवायु, जल की उपलब्धता और मृदा। स्थलाकृति, इसको आप उच्चावच भी कह सकते हैं। आप देखते हैं कि पहला बिंदु स्थलाकृति में आप सब क्या लिखेंगे कि जिन क्षेत्रों में समतल भूभाग यानी मानव अपने जो आवास बनाता है, उस आवास को बनाने से पहले समतल क्षेत्रों की कल्पना करता है, अर्थात अपने आवास उन्हीं क्षेत्रों में बनाता है जहाँ का भूभाग समतल हो, मैदानी भाग हो। ऊबड़ खाबड़ वाले क्षेत्र या पर्वत पठारी क्षेत्र, उसमें मानव बसने को वरीयता नहीं देता है। यही कारण है कि विश्व की 45% जो जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है, इसलिए मैदानों को सभ्यताओं के पालने कहा जाता है। सभ्यताओं का पालने में जैसे बच्चे का विकास होता है, उसी प्रकार मानव का विकास कहाँ होता है? मैदानी भागों में। दूसरा जैसे जलवायु, आप देखते हैं कि जलवायु उष्ण और शीतोष्ण। तो आप देख जहाँ ठंडे क्षेत्र है वहाँ भी मानव का बसाव स्थान कम होता है, और जहाँ गर्म क्षेत्र होते हैं वहाँ भी मानव का बसाव बहुत कम होता है। तो मानव 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य अपने आवास बनाता है। आप देखते हैं कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होने के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्र, इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र यहाँ 90 डिग्री, इसको ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। आप देखते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए तापमान की मात्रा कम प्राप्त होती है। इसलिए आप देखते हैं कि इस क्षेत्र में, इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच में ये उष्ण कटिबंध है, और 66.5 डिग्री ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, शीतोष्ण। और ये सबसे ऊपर शीत कटिबंध कहलाता है, शीतोष्ण दोनों गोलार्धों में और शीत। इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक, और इसको कहते हैं अंटार्कटिक। तो ये जलवायु को समझने की दृष्टि से आप देखते हैं कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे आपके, उसमें भी देखा था कि जनसंख्या किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कहाँ कम पाई जाती है। तो जलवायु महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। तो इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रतिदिन वर्षा होती है, दलदल और कीचड़ वाले क्षेत्र है, घने वन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी रहती है जो मानव निवास के अनुकूल नहीं है, तो इन क्षेत्रों में मात्र आदिम जातियां निवास करती है। तो यहाँ 20 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य विश्व की 80% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु समवर्धन है। इधर से ठंडी हवाएं, इधर से गर्म हवाएं, और जब ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं वहाँ की जलवायु मानव निवास के लिए अनुकूल होती है। फिर नेक्स्ट है जल की उपलब्धता। आप देखते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना मानव विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए जिन क्षेत्रों में जल की उपलब्धता होती है वहाँ मानव के आवास सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं।
और अभी मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में मानव मैदानी भागों में निवास करता था। मैदानी भागों में नदियाँ प्रवाहित होती है तो उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, प्लस स्वच्छ जल की उपलब्धता हो जाती है। तो मानव कृषि कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है तो उसको जल की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि जल का उपयोग मानव पीने में ही लेता, घरेलू कार्यों को पूरा करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है कृषि कार्य में, दूसरे नंबर पर उद्योग और तीसरे नंबर पर घरेलू कार्य आते हैं जहाँ इस जल का उपयोग किया जाता है। तो मानव अपने आवास वाले क्षेत्रों में बनाता है जहाँ जल की उपलब्धता होती है। फिर है मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी। आप देखते हैं कि धरातल की जो ऊपरी सतह है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संगठन के संयोग से बनी हुई है। चट्टानों के मिश्रण से, पेड़ पौधों की पत्ती से, जैविक है ना रासायनिक संयोजन के द्वारा बनी हुई मृदा है। मृदा, बिल कॉक्स ने मिट्टी के बारे में कहा कि मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। अर्थात मानव ने उन्हीं स्थानों पर अपना विकास आरंभ किया जहाँ उपजाऊ मिट्टी मिलती है। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव का जीवन किस पर निर्भर है? मिट्टी पर निर्भर है। आप देखते हैं कि कृषि कार्य हम कहाँ करते हैं? मिट्टी में करते हैं। तो अन्न का उत्पादन होता है, अन्न को हम ग्रहण करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से मानव किसका इस्तेमाल करता है? मृदा का। तो मृदा जहाँ उपजाऊ होती है उन्हीं क्षेत्रों में मानव बसाव सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आर्थिक कारक है। आर्थिक कारक में खनिज, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा नगरीकरण और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। अब आप देखते हैं आर्थिक कारक, भौतिक कारक पूछे जाते हैं तब आप इसकी डिटेल देंगे। आर्थिक कारक खनिज। खनिज किसको आकर्षित करते हैं? खनिज उद्योगों को आकर्षित करते हैं। जहाँ खनिज अधिक मात्रा में होता है वहाँ उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल खनिज है। अब आप देखते हैं कि जिन क्षेत्रों में खनिज निकाला जाता है वहाँ लोगों को रोजगार मिल जाता है। तो जिन क्षेत्रों में जनसंख्या मानव निवास के अनुकूल नहीं भी है फिर भी वहाँ जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, उसका कारण क्या है? खनिज है। दूसरा औद्योगिकरण। उद्योग रोजगार के केंद्र होते हैं, जनसंख्या को आकर्षित करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से लोग नगरों की ओर पलायन करते हैं। तो औद्योगिकरण है, धीरे धीरे उन क्षेत्रों में जाकर लोग बस जाते हैं। तो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, दुकान, बीमा, बैंकिंग, ऐसी सारी सुविधाएं वो धीरे धीरे उन क्षेत्रों में हो जाती है। तो उन क्षेत्रों का जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। फिर है नगरीकरण। नगरीकरण का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बताऊं कि नगर की जनसंख्या यानी नगर की जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि होना या ग्रामीण क्षेत्र से नगरों की ओर प्रवास करना नगरीकरण कहलाता है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में एक ही धर्म समुदाय के लोग एक ही जगह निवास करना पसंद करते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है वो भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो ये था आपका जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट जिससे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व के प्रकार, इससे संबंधित भी जिसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व के क्या प्रकार है। जनसंख्या घनत्व का पहला प्रकार है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व। दूसरा, गणितीय घनत्व को आंकिक घनत्व भी कहते हैं। आंकिक घनत्व भी कहते हैं। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? क्लियर होगा आपको। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर दूसरा कायिक घनत्व। कायिक घनत्व, इस कायिक घनत्व में कुल जनसंख्या और
कृषि भूमि क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया। भी कितने कृषि भूमि क्षेत्र के द्वारा टोटल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो काय के घनत्व का सूत्र क्या हो गया, जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल। काय घनत्व जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल। तीसरा आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व, आर्थिक शब्द आते हैं आपके दिमाग में से धन अर्जन से रिलेटेड है। तो ये आर्थिक घनत्व में जनसंख्या बटा संसाधन, टोटल जनसंख्या, जनसंख्या बटा संसाधन। और नेक्स्ट चौथा है आर्थिक घनत्व, काय घनत्व, कृषि घनत्व। यहां ध्यान देना, कृषि घनत्व, कृषि में इस घनत्व में कृषक परिवार को शामिल किया गया। भी खेती करने वाले जो कृषक है और कृषक की जो फैमिली है उस जनसंख्या को शामिल किया गया। तो यहां इसका सूत्र है कृषक जनसंख्या, कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल, कृषि भूमि क्षेत्रफल। फिर नेक्स्ट है आपका पोषण घनत्व, लास्ट पोषण घनत्व। इस पोषण घनत्व में जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, भोज्य फसलों का क्षेत्रफल, कितनी भूभाग पर खाद्य फसलों का पोषण घनत्व से रिलेटेड फसलें हो जाती है। तो ये इससे एक नंबर का क्वेश्चन भी पुट अप किया जा सकता है और सीधे ही 4 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, शॉर्ट में मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको नेक्स्ट कल बताऊंगा। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, सिंपल इसी को। तो एक क्वेश्चन होता है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। सूत्र, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सीधा इसका सूत्र पूछा जाएगा या फिर जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, मैंने आपको बता दिया कि वृद्धि का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन है। वृद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या है, परिवर्तन। अब आप देखते हैं कि परिवर्तन किसमें हो रहा है, जनसंख्या में हो रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, इसके लिए एरिया फिक्स होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र व निश्चित समय, यानी यहाँ समय भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो निश्चित समय कितना हो गया, 10 वर्ष। आप देखते हैं कि हमारी जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद होती है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र और निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। इसका सूत्र है, सूत्र निरपेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि बटा विगत वर्ष की जनगणना इंटू 100। ये जनसंख्या वृद्धि का सूत्र है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं या फिर जनसंख्या वृद्धि का सूत्र लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मैं कल बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आइकन बटन को दबाएं। धन्यवाद।